स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया और जोर देते हुए यूरोप और ग्रीनलैंड को लेकर कई विवादित बयान भी दिए। उन्होंने अपने संबोधन में यूरोप की नीतियां और भविष्य की दिशा पर सवाल उठाए और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यूरोप से प्यार है, लेकिन उनका मानना है कि यूरोप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप के कई हिस्से अब पहचान में भी नहीं आते हैं। ट्रंप ने यूरोप में हो रही मास माइग्रेशन की नीतियों को गंभीर बताया और कहा कि इसके दुष्प्रभावों का यूरोपीय देश अभी तक सही से आकलन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए। ट्रंप ने यूरोप की इमिग्रेशन नीति और आर्थिक नीतियों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतियों ने विनाशकारी परिणाम दिए हैं, जबकि अमेरिका में इस दौरान बड़े बदलाव हुए। ट्रंप ने अमेरिका की उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा कि उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद देश में महंगाई लगातार कम हुई है, स्टॉक एक्सचेंज उच्चतम स्तर पर रहा है, कार्यकाल में अमेरिका में निवेश $18 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। उनके अनुसार अमेरिका आज दुनिया का आर्थिक कैपिटल बन चुका है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कहा कि यह बर्फ का एक बड़ा खूबसूरत टुकड़ा है। उन्होंने ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का सम्मान करते हुए कहा कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड की मदद की थी। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड की रक्षा हमारे सिवाय कोई और मुल्क नहीं कर सकता। हमने ग्रीनलैंड को बचाया था, लेकिन हम बेवकूफ थे कि इसे वापस दे दिया। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ग्रीनलैंड की पूर्ण ऑनरशिप चाहता है। उन्होंने कहा कि लीज पर रक्षा करना पर्याप्त नहीं है और अमेरिका अपने प्रस्तावों पर देश के उत्तर को याद रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अब बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन जरूरत पड़ने पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य विकल्प भी टेबल पर हैं। ट्रंप ने इसे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। नाटो पर भी ट्रंप ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका दशकों से नाटो को फंड कर रहा है, पैसे दे रहा है, लेकिन बदले में उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। उनका कहना था कि नाटो की सारी फंडिंग अमेरिका से होती है और यह असंतुलन अमेरिका के लिए चिंता की बात है। ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका के आर्थिक सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत देश को मजबूत बनाना ही प्राथमिकता है। उनका दावा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है। उन्होंने निवेश, स्टॉक मार्केट और कम महंगाई का हवाला दिया और कहा कि उनके कार्यकाल में अमेरिका ने वैश्विक आर्थिक स्थिति में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप के दावोस संबोधन ने यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल पैदा कर दी है। उनके बयान ने यूरोप की माइग्रेशन नीति, आर्थिक दिशा, नाटो के प्रति अमेरिका की दृष्टि पर नए सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं ग्रीनलैंड पर उनके विवादित बयान ने डेनमार्क और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये चिंता बढ़ा दी है। अब विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि ट्रंप का यह भाषण अमेरिका की सख्त विदेश नीति और सुरक्षा प्राथमिकताओं को दर्शा रहा था। अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह के कदम उठाने को तैयार है और ग्रीनलैंड पर उनके दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका सुरक्षा और भू राजनीति में कोई समझौता नहीं करेगा। दावोस फोरम में ट्रंप का यह भाषण वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा मामलों में अमेरिका की स्थिति को फिर से सामने लाया है। उनके भाषण ने अमेरिका के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, निवेश, कम महंगाई और सैन्य शक्ति पर जोर दिया है। इसके अलावा यूरोप और नाटो को लेकर उनकी टिप्पणियों ने वैश्विक राजनीति में नए बहसों को भी जन्म दिया है। ट्रंप दावोस में यूरोप और ग्रीनलैंड पर विवादित बयान देते नजर आए। उन्होंने क्या कहा, इन तमाम चीजों को समाहित करती हमारी बेहद महत्वपूर्ण खबर। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की दावोस बैठक लंबे समय से पश्चिम के नेतृत्व वाली बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था की प्रतीक रही है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन दावोस 2026 में इस बार माहौल बदला दिखा। कनाडा के पीएम मैनी कार्नी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लियोन के भाषण से एक स्पष्ट संदेश उभरा पुरानी वैश्विक व्यवस्था और समाप्ति की ओर। उसके लौटने की संभावना बेहद कम है। देखिए, दोनों नेताओं ने अमेरिका के साथ सहयोग की बात तो की, लेकिन साथ ही ट्रंप यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और धमकियों की खुलकर
बड़े मंच से आलोचना भी हुई। यह आलोचना सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं थी, इसको समझिए जरा, बल्कि उस अमेरिकी नेतृत्व वाली नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर भी थी जिसने दशकों तक दुनिया की दिशा तय की। मैकार्नी ने अपने भाषण में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने उस सुखद कल्पना को खत्म कर दिया जिसमें वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार, सुरक्षा की गारंटी इत्यादि को स्वाभाविक मान लिया गया था। उनके शब्दों में अब दुनिया के एक कठोर वास्तविकता में प्रवेश कर चुकी है। वहीं उर्सुला फॉन डर लियन ने कहा कि वित्तीय व्यवस्थाओं को वापस लाने की कोशिश करने से वे संरचनात्मक निर्भरताएं खत्म नहीं होंगी जिसके साथ आज की दुनिया जी रही है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप और कनाडा कमजोर नहीं है। मैकार्नी ने कहा कि उनके पास ऊर्जा संसाधन है, शिक्षित आबादी है और पूंजी भी है। वॉन डर लेयन ने यूरोपीय संघ को असीमित क्षमता वाला क्षेत्र बताते हुए कहा कि ईयू के पास कौशल, नवाचार और निवेश आकर्षित करने की पूरी क्षमता है। यह संदेश अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के लिए चेतावनी जैसा ही था। यदि सहयोगी देश जो है वो दूरी बनाते हैं तो वैश्विक मंच पर अमेरिका का प्रभुत्व कमजोर पड़ सकता है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने ट्रंप की धमकियों का खुला विरोध किया। कार्नी ने कहा कि कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और नाटो के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं वॉन डेर ने स्पष्ट भी कर दिया कि यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता के समर्थन में एकजुट है। यह बयान उस समय आया जब ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य और राजनीतिक दबाव की आशंका जताई गई अपने भाषण में। हालांकि दावोस के इन भाषणों से ये मान लेना जल्दबाजी भी होगा कि दुनिया में कोई नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से आकार ले चुकी है। दोनों नेताओं ने ओल्ड ऑर्डर की अंत की बात जरूर की, लेकिन उन्होंने किसी ठोस नए ढांचे की घोषणा भी नहीं की। उनका जोर नॉस्टैल्जिया के बजाय विभाजन, विविध साझेदारी और रणनीतिक लचीलापन अपनाने पर था। मैकार्नी का यह कहना भी महत्वपूर्ण रहा कि अमेरिकी नेतृत्व वाली नियम आधारित व्यवस्था अब वापस नहीं आएगी और मध्यम शक्तियों यानी मिडिल पावर्स को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। ऑन डर लेन ने इसे एक स्थायी परिवर्तन भी बताया और यूरोप को आर्थिक स्वतंत्र निर्णय लेने की जरूरत पर बल दिया। फिर भी यह भी सच है कि बयान ट्रंप के टैरिफ नीतियों और ग्रीनलैंड विवाद जैसे तात्कालिक संकटों की पृष्ठभूमि में आया है, इसीलिए इन्हें पूरी तरीके से स्थायी रुख कहना अभी कठिन है। इतिहास बताता है कि किसी भी नई वैश्विक व्यवस्था के जन्म से पहले एक संक्रमण काल आता है। आज की दुनिया उसी संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियां, चीन और रूस का उभार, यूक्रेन युद्ध ने पुरानी व्यवस्था को कमजोर किया है, लेकिन नया ढांचा अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी प्रभुत्व के कमजोर पड़ने के कई संकेत सामने आ चुके हैं, आ रहे भी हैं। ट्रंप प्रशासन की सैन्य धमकियां, एक तरफा कार्रवाइयां, ये सब दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं भी अमेरिका के फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकती और करने में असमर्थ हैं। इससे अमेरिका अपने ही सहयोगियों यानी यूरोप और कनाडा से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। इसी वजह से यूरोपीय संघ और कनाडा नई साझेदारियों की ओर बढ़ रहे हैं। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल और तकनीकी विस्तार के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है, जबकि दुनिया धीरे धीरे बहुध्रुवीय दिशा में बढ़ती दिख रही है। भारत, रूस, चीन जैसे देश और ब्राजील, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसी उभरती शक्तियां भी स्वतंत्र भूमिका निभा रही हैं। दावोस 2026 के भाषण साफ संकेत देते हैं कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि यह बदलाव किसी नई विश्व व्यवस्था की नींव बनेगा या केवल एक लंबे वैश्विक संकट का चरण साबित होगा। इतना जरूर स्पष्ट है कि पुरानी व्यवस्था अब इतिहास बनने की ओर है और दुनिया एक अनिश्चित लेकिन निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस को लेकर वैश्विक राजनीति में नई हलचल तेज हो गई और अब हम बात इसी हलचल की करने जा रहे हैं इस खबर में। देखिए, इस बोर्ड में शामिल होने के लिए दुनिया के कई देशों को इनविटेशन यानी न्योता भेजा गया, जिनमें रूस भी शामिल है। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस बोर्ड में शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि रूस कोई भी फैसला अपने रणनीतिक साझेदारों से सलाह के बाद ही लेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर रूस को मिले दस्तावेजों का अध्ययन हम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि यह प्रस्ताव
वो प्रस्ताव से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई को देखे। पुतिन ने कहा कि हम इस मुद्दे पर अपने रणनीतिक साझेदारों से बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, इसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय आएगा। पुतिन ने यह भी कहा, दोहराया कि रूस हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूत करने के पक्ष में रहा है। उन्होंने यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए अमेरिका की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की और ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता देने के लिए धन्यवाद भी जताया। व्हाइट हाउस के अनुसार बोर्ड ऑफ पीस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन के तौर पर पेश किया है। शुरुआत में इसका उद्देश्य गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करना बताया गया था। ये बोर्ड ट्रंप की प्रस्तावित 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना को लागू करने के लिए गठित किया गया। इस योजना के तहत संघर्षग्रस्त इलाकों में स्थिरता बढ़ाने, इजराइल और फिलिस्तीन के अधिकारियों के सहयोग से कानूनी शासन बहाल करने, दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। हालांकि अब ट्रंप प्रशासन इसे एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में विकसित करना चाहता है, जिसके लिए लगातार विभिन्न देशों को न्योते भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से ये बोर्ड वैश्विक राजनीति में चर्चा का केंद्र है। एक और अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे की कथित जिद के कारण नाटो की एकता में दरार पड़ने की चर्चा भी हो रही है। वह रूस ने इस मुद्दे से खुद को अलग कर रखा है। यूरोप में इन दिनों ग्रीनलैंड को लेकर राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे तूल देने से साफ इनकार भी किया। पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड का क्या होता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मुद्दा हमें चिंतित नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि डेनमार्क ने ऐतिहासिक रूप से ग्रीनलैंड को एक उपनिवेश की तरह देखा है और उसके प्रति कठोर रवैया अपनाया है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक अलग मामला है। पुतिन के अनुसार, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इसमें किसी की विशेष दिलचस्पी है। यह हमारे संविधान नहीं है और मेरा मानना है कि वे इसे आपस में सुलझा लेंगे। इस बीच एक अहम घटनाक्रम, राष्ट्रपति पुतिन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के पुनर्निर्माण को लेकर भी बड़ा संकेत दे दिया। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत यानी स्टीव विटकॉफ के साथ होने वाली बातचीत से पहले पुतिन ने कहा कि रूस फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए करने पर सहमत है। पुतिन ने भी घोषणा की कि रूस बोर्ड ऑफ पीस को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का दान भी देगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से बचे हुए फंड का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होने के बाद युद्ध से तबाह इलाकों को फिर से बसाने में कर सकता है। पुतिन ने कहा कि हम अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ इस संभावना पर चर्चा कर रहे हैं कि शांति समझौते के बाद इन फंड्स का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए कैसे किया जा सके। पुतिन के इन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक और रूस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर विचार कर रहा है, संकेत दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन संकट के समाधान, पुनर्निर्माण में सहयोग के संकेत भी दे रहा है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रूस इस बोर्ड में शामिल होता है तो ये न केवल गाजा संकट बल्कि वैश्विक शांति प्रयासों में भी एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि फिलहाल रूस ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन पुतिन के बयानों से साफ है कि मॉस्को ट्रंप प्रशासन की पहल की पूरी तरीके से उसको इग्नोर करने के मूड में तो नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि रूस अपने साझेदारों से बातचीत के बाद बोर्ड ऑफ पीस को किस प्रकार से देखता है और उसमें शामिल होता है या नहीं। क्रोएशिया में भारतीय दूतावास को लेकर एक गंभीर सुरक्षा घटना का दावा सामने आया है। इस खबर की बात अब करेंगे। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने यह दावा किया है कि यूरोपीय देश क्रोएशिया में स्थित भारतीय दूतावास से भारत का राष्ट्रीय ध्वज उतारकर वहां पर संगठन सिख फॉर जस्टिस का झंडा फहरा दिया गया। पन्नू ने अमेरिका से ऑपरेट करते हुए इस घटना का वीडियो जारी किया है। दूतावास के बोर्ड को स्प्रे पेंट से खराब किया गया और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नफरती नारे दिखाई दी। वीडियो में पन्नू ये भी धमकी देता दिख रहा है कि भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिल्ली उसके निशाने पर है। उसने वीडियो में पीछे इंडिया गेट की तस्वीर दिखाई जिसमें स्नाइपर का निशाना दिखाया गया था। पन्नू ने वीडियो में दावा किया कि उसका लक्ष्य दिल्ली को खालिस्तान में बदलना है। गुरपंथ सिंह पन्नू मूल रूप से पंजाब का निवासी है और अमेरिकी कनाडाई नागरिक है। भारतीय गृह मंत्रालय
MHI ने जुलाई 2020 में उसे आतंकवादी घोषित कर रखा था। उसके संगठन SFJ पर प्रतिबंध भी लगाए जाने और उसे आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के 1 साल बाद ये दावा सामने आया है। भारत में अधिकारियों ने पन्नू और उसके संगठन के खिलाफ पहले ही 100 से अधिक मामले दर्ज कर रखे हैं, जिनमें लगभग 60 मामले अकेले पंजाब में हैं। आरोप में पन्नू पर भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सिख समुदाय में भारत के प्रति असंतोष फैलाने की गतिविधियों में संलिप्तता इसकी देखी गई है। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पन्नू के खिलाफ नया मामला दर्ज किया था। ये मामला उसके उस बयान को लेकर था जिसमें प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने वाले व्यक्ति को 11 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान था। पन्नू ने यह बयान पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसमें उसने वॉशिंगटन से वीडियो लिंक के माध्यम से हिस्सा लिया। पन्नू का ये वीडियो और दावे सुरक्षा विशेषज्ञ और कूटनीतिक एजेंसीज के लिए चिंता का विषय बने। हालांकि अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय या क्रोएशिया स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह के वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों पर तत्काल रिएक्ट नहीं कर सकते। सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के खिलाफ भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है। संगठन पर पहले ही प्रतिबंध है और इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसीज पन्नू और उसके सहयोगियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी मामले दर्ज कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भारत की सुरक्षा कूटनीति के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकती है। ऐसे खालिस्तानी तत्व सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर भारत विरोधी संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के प्रयासों को भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हम करेंगे। हालांकि पन्नू और उसके संगठन ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार भारत विरोधी वीडियो और बयान जारी किए हैं, लेकिन क्रोएशिया में भारतीय दूतावास को निशाना बनाने का दावा वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचने वाला एक कदम माना जा रहा है। इस घटना ने भारतीय कूटनीतिक मिशन की सुरक्षा और विदेशों में भारतीय प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सतर्कता भी बढ़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के आतंकवादी संगठन, उनके ऑनलाइन अभियान केवल एक देश तक सीमित नहीं रहते। वे वैश्विक नेटवर्क, तकनीकी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भय और असुरक्षा फैलाने का प्रयास करते हैं। भारत के कूटनीतिक और सुरक्षा एजेंसीज को इन खबरों का सतर्कता और तीव्रता से मूल्यांकन करना होगा।